नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 80% स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई कार्य करती ही रही हैं। साधारणतः मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना बुरा समझा जाता रहा है, लेकिन औद्योगिक एवं आधुनिकीकरण ने स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता तो कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अपनी आजीविका स्वयं चलाने वाली स्त्रियों की स्थिति उन स्त्रियों की तुलना में निश्चित रूप से उच्च है, जो घर की चारदीवारी में घरेलू कामकाज में ही लगी हुई हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्त की गई तब भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों ने जो स्थान प्राप्त किया, उसे देखकर बाहरी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वह तो यह सोचने की अभ्यस्त थी कि हिंदू स्त्रियां पिछड़ी हुई हैं, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई हैं। स्पष्ट है कि पिछले 54 वर्षों में स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में काफ़ी वृद्धि हुई और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। आजकल कई स्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोणों में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब वे अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलंब विवाह को अच्छा समझने लगी हैं। जातीय नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है। अब वे रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज अनेक स्त्रियां महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं और कई तो समाज कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने की दृष्टि से सामाजिक जागरूकता का विशेष महत्व रहा है। आज स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। स्त्रियां संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकाकी या मूल परिवार में रहना चाहती हैं। वे मूल परिवार की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं। बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था और घर के प्रबंध में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों और स्वतंत्रता को देखते हुए कुछ लोगों को तो पारिवारिक जीवन के विघटित होने का भय है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अब तो मित्र और सहयोगी के रूप में उनका महत्व बढ़ रहा है। माननीय सदस्यों, भारत में हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सभी भाषाएं हमारे लिए आदरणीय हैं। इन सब भाषाओं ने हिंदी के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बहुत योगदान किया है। भारत के संविधान में काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हिंदी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और गौरव को सहज रूप में अभिव्यक्त करती आई है। यही साधु संतों के प्रवचन, जीवन दर्शन, आदर्श और मान्यताओं की सशक्त वाहिका रही है और है। राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार और जन जागरण का सशक्त माध्यम रही है हिंदी।
इतिहास इस बात का साक्षी है कि गैर हिंदी भाषी नेताओं ने भी क्रांति और चेतना के लिए हिंदी का खुलकर प्रयोग किया है, चाहे वे बाल गंगाधर तिलक रहे हों या नेताजी सुभाष, महात्मा गांधी रहे हों या वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने हिंदी के माध्यम से ही लोगों का मन जीतकर उनमें एक नए उत्साह का संचार किया। इस तरह हम देखते हैं कि अपने देश में जनमानस में पैठ करने के लिए हिंदी नितांत आवश्यक है। साथ ही संविधान में भी यह व्यवस्था की गई है कि संघ सरकार का कामकाज राजभाषा हिंदी में हो। लेकिन दुख की बात है कि आज संवैधानिक व्यवस्था सरकार और हिंदी की स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयास के बावजूद सरकारी कामकाज हिंदी में नहीं हो पा रहा है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को कुछ बढ़ावा अवश्य मिला है, लेकिन बढ़ावे की गति बहुत धीमी है। सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, संगठनों, निकायों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए साधन स्वरूप हिंदी अधिकारी, अनुवादक, टंकक, हिंदी टाइपिंग मशीन, कंप्यूटर, हिंदी प्रशिक्षक, प्रशिक्षण, सहायक सामग्री, प्रोत्साहन पुरस्कार आदि की व्यापक व्यवस्था की है। लेकिन देखा जा रहा है कि इस सब के बावजूद हिंदी के प्रयोग की स्थिति बहुत संतोषजनक एवं उत्साहवर्धक नहीं है। आखिर इसके क्या कारण हैं? विश्लेषणात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो संक्षेप में निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि हिंदी के प्रयोग के लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। हम आपस में टेलीफोन पर बातें भले ही हिंदी में करें, अपने परिवार में निज जनों से बात भले ही हिंदी में करें, संबंधियों मित्रों को पत्र भले ही हिंदी में लिखें, लेकिन दफ्तर में लिखेंगे अंग्रेजी में ही। खासकर उच्च अधिकारी तो हिंदी में लिखना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं, भले ही वे अच्छी खासी हिंदी जानते हों। कहीं कहीं इसके अपवाद भी अवश्य हैं, लेकिन अधिकांश उच्च अधिकारी हिंदी को केवल छोटे कर्मचारियों की ही भाषा मानते हैं। यह एक बिल्कुल गलत धारणा है। भाषा तो विचाराभिव्यक्ति का साधन है, उसका संबंध व्यक्ति के स्तर से नहीं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि हिंदी को सभी स्तरों पर मन से जोड़ा जाए। माननीय सदस्यों, कार्यालयों में विशेष प्रकार के फॉर्म, प्रपत्र, नियम, उपनियम, संहिताएं आदि प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार के साहित्य की एक विशेष प्रकार की भाषा और शैली होती है। इनका अनुवाद कभी कभी भाषा को बोझिल कर देता है, यहाँ तक कि कई बार तो आम प्रयोक्ता के लिए उसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार की बोझिल अनुवादी हिंदी भी हिंदी के प्रयोग में बाधक सिद्ध हुई है। अतः इस प्रकार का साहित्य कार्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप ही सरल हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कार्य योजनाओं को अधिकारी स्तर पर प्रोत्साहित कर सभी अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। कार्यालय में जब कोई कर्मचारी या अधिकारी हिंदी में लिखने का शुभारंभ करता है तो बीच बीच में कोई तकनीकी शब्द आ जाता है जिसका हिंदी रूप उसे ज्ञात नहीं होता। तब वह हिम्मत कर शब्दकोश का सहारा लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शब्दकोश में वह हिंदी रूप में मिल जाए जो उस संदर्भ में अपेक्षित है। बस इतनी सी कठिनाई आने पर वह हिंदी में लिखने का विचार बदलकर अपनी लेखनी को अंग्रेजी में ही क्रियाशील कर देता है। इसके लिए तकनीकी शब्दों को हिंदी में उनके अंग्रेजी रूप में लिखा जा सकता है।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उस संगठन में उसके विभिन्न विभागों अनुभागों में आमतौर पर प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों का संग्रह कर उनके सार्थक हिंदी रूप निर्धारित किए जाएं। इस प्रकार के शब्द संग्रह को विभागीय शब्दावली का प्रामाणिक रूप दिया जाए। मात्र कुछ एक शब्दों के हिंदी पर्यायों के ज्ञान न होने को हिंदी के प्रयोग में बाधा न माने। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को पचाने का अच्छा सामर्थ्य है। स्टॉप।